हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। मैं सागर सैनी आपका स्वागत करता हूं। सभी को राम राम। आज के इतिहास की इस श्रृंखला में हम कंप्लीट संपूर्ण जो है प्राचीन काल यानी कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, यानी उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाएंगे और जहाँ जहाँ हमें आवश्यकता विस्तार की होगी वहाँ पर विस्तार में या कह सकते हैं हम रुक कर उसे समझने का प्रयास करेंगे। ये क्लास मुख्य रूप से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी और इसमें भी स्पेशल एसएससी यानी वनडे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपके समक्ष, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुरा पाषाण काल। ठीक है, पुरा पाषाण काल। ठीक है, देखिए कैसे होगा। ठीक है, इसे एक बार हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए जो इतिहास है, ठीक है, हमने जो प्राचीन काल है उसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। मुख्य रूप से प्राचीन काल को, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, पहला क्या होता है, पहले कहते हैं सर हम प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। और दूसरे को कहते हैं सर हम आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, और तीसरा होता है सर ऐतिहासिक काल। तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल यानी इन 3 पार्ट में हम प्राचीन काल का जो इतिहास है उसे डिवाइड कर कर पढ़ते हैं। देखिए जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है, ठीक है, इसे प्राग ऐतिहासिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय का हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। भाई हम इतिहास को किस आधार पर जानते हैं, या साक्ष्यों के आधार पर ही तो जानते हैं। यानी आज से लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व, 60 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है, या फिर अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग ब्यौरा है। ठीक है, यानी आज से पहले, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व भी क्या हुआ था इसके कैसे पता लगता है। भाई हम स्वयं जाकर थोड़ा ना देखते हैं, हम तो नहीं देखते, पता कैसे लगता है। तो इसके लिए स्रोत होते हैं जिन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पुरातात्विक स्रोत और दूसरे लिखित स्रोत। ठीक है, तो जो प्राक ऐतिहासिक काल है उसके हमारे पास कोई भी लिखित स्रोत नहीं मिलते। ठीक है, और हम इस काल के अंतर्गत किसे रखते हैं, तो सर हम रखते हैं इसके अंतर्गत पाषाण काल को। यानी पाषाण काल के हमारे पास कोई भी स्रोत नहीं मिलते। और पाषाण काल होता है आपका 3 भागों में पाषाण काल को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या है सर आपका नंबर 1 पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और तीसरा है सर आपका नव पाषाण काल। इन 3 भागों में विभाजित करके हम देखते हैं। फिर पूरा पाषाण काल को भी आगे चल के 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए तो हम क्या कहते हैं सर, हमने बताया कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल 3 पार्ट में हमने प्राग ऐतिहासिक काल को विभाजित किया। यानी जो पहला कालखंड था प्राग ऐतिहासिक काल, उसमें सबसे पहला उत्तर क्या हो जाएगा सर, पुरा पाषाण काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम ऐसे रखते हैं, मतलब इसके अंतर्गत हम उन्हें देखते हैं जिसके हमें लिखित और पुरातात्विक दोनों प्रकार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किंतु जो हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं हम केवल उसी के आधार पर इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें इस दौर के लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं किंतु हम उन्हें पढ़ नहीं सके हैं अभी तक। इसका एग्जाम्पल है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के जो हमें जानकारी मिलती है वो उसकी मोहरों से मिलती है या उसके मर्दभांड से मिलती है
या वहाँ से खुदाई में प्राप्त जो नगर हुए हैं उनसे मिलती है। यानी हम पुरातात्विक स्रोतों से ही हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर हमें लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं। वहाँ की जो लिपि मिली है उसे बोस्त्रोफेदन प्रकार की लिपि कहा गया है, लेकिन यह वो भाव चित्रात्मक प्रकार की है, लेकिन हम उस लिपि को आज तक पढ़ नहीं सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि आदि ऐतिहासिक कालखंड के हमारे पास लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए। इसके बाद आता है सर ऐतिहासिक काल। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल के बाद का कालखंड, यानी जिसके लिखित साक्ष्य भी है और पुरातात्विक साक्ष्य भी है। इस आधार पर जब हम किसी कालखंड का अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं सर हम ऐतिहासिक काल। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है सर आपका, भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है सर, किस काल या युग में पत्थर के औजार पहले पाए गए थे? ठीक है, तो ऑप्शन ए नवपाषाण काल, ऑप्शन बी पुरा पाषाण काल, ऑप्शन सी लघु पाषाण काल और ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पुरा पाषाण काल, क्योंकि पाषाण काल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके देखा था अभी, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो किस में पाए गए आपके? पुरा पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम प्राग ऐतिहासिक क्रॉस करने के बाद कहाँ पर आ गए? आपके आदि ऐतिहासिक में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता इसके दायरे में आ गई। यानी इतिहास का दूसरा खंड पढ़ने जा रहे हैं, उसके क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां कैसी थी? ऑप्शन ए है चौड़ी और सीधी, ऑप्शन बी है तंग और मेली और ऑप्शन सी है आपका फिसलने वाली। ठीक है, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चौड़ी और सीधी। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वो बिल्कुल सीधी थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी 90 डिग्री पर काटती थी। ठीक है, बिल्कुल कैसी थी? सीधी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की जो गलियां थी वो चौड़ी थी, ठीक है, और सीधी थी। ठीक है, और सड़कें एक दूसरे को पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को क्या पे काटती थी? तो 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, आप देखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं, ठीक है, में से हमारी सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी थी जो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। हमारे यहाँ 2 मंजिले तक के नगर मिले हैं और इसी के साथ साथ हमारी नगर नियोजन जो कला थी वो विश्व में सबसे उत्कृष्ट थी। ठीक है, सबसे उत्कृष्ट थी। ठीक है, चलिए हमने हमारी नगर नियोजन कला के तहत जो हमने ईंटें लगाई थी ना, वो किस सिस्टम के तहत लगाई थी? तो इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम के तहत। इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम के तहत हमने यहाँ पर ईंटों का प्रयोग किया था, इसलिए हमारी जो है, और ईंटें कैसी थी सर? पक्की ईंटों का प्रयोग किया था, इसलिए हमारी जो सभ्यता है वो दुनिया की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक थी, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, जो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है सर, मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नांकित में से किस नदी पर पाए जाते हैं? देखिए मोहनजोदड़ो जो है, जो मोहनजोदड़ो स्थल प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है आपका सिंधु नदी कर। ठीक है, तो स्थल भी कहाँ पाए जाएंगे या खंडर कहाँ पाए जाएंगे? तो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, रावी के किनारे कौन पाया गया है सर? रावी के किनारे पाया गया है आपका हड़प्पा। ठीक है, क्या पाया गया है सर? हड़प्पा, जिसकी खुदाई किसने करी थी? 1921 में। ठीक है, 1921 में राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है सर आपके समक्ष, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु के किनारे पर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी आपका हड़प्पा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। ठीक है, यही सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है।
अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सर आपका, जस्ट वेट, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी लिपि है? ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्राप्त लिपि हमें जो प्राप्त हुई है, ठीक है, वो कैसी है सर? हमने अभी अभी पहले प्रश्न के अंतर्गत जिक्र भी किया था, ठीक है, तो वो कैसी है सर? अज्ञात, यानी लिपि का नाम जो हमने रखा है वो क्या है सर? बोस्त्रोफेदन, ठीक है, बोस्त्रोफेदन, जस्ट वेट, बोस्त्रोफेदन, ठीक है, बोस्त्रोफेदन प्रकार की लिपि है जो कैसी है? भाव चित्रात्मक प्रकार की लिपि है, लेकिन अभी तक हम लोग इसे पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा अज्ञात। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है सर आपका, मोहनजोदड़ो का स्थलीय नाम था, मोहनजोदड़ो का स्थलीय नाम था। ऑप्शन ए रेगिस्तान का टीला, ऑप्शन बी नदी मुख भूमि का टीला, ऑप्शन सी मृतकों का टीला, और ऑप्शन डी है जीवन का टीला। तो इसका सही उत्तर होगा सर ऑप्शन सी मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी धान्यागार, ऑप्शन सी स्तंभ हॉल, और ऑप्शन डी आपका 2 मंजिला मकान। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी धान्यागार। देखिए जो मोहनजोदड़ो से धान्यागार मिला है, ठीक है, ये आपका 45 मीटर लंबा लगभग और आपका 22 मीटर चौड़ा है, यानी इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 45 मीटर, और जो इसकी चौड़ाई है यानी इसकी कितनी है सर? 22.86 मीटर, ठीक है, ये इतनी चौड़ाई का ये जो है धान्यागार मिला है। जबकि यहाँ पर एक स्नानागार भी प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो में, इसकी लंबाई कितनी है सर? इसकी लंबाई 12 मीटर है लगभग, और इसकी जो चौड़ाई है सर, चौड़ाई ये होगी, इसकी लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई है इसकी लगभग आपकी 7 मीटर, ठीक है, 7 मीटर लगभग इसकी चौड़ाई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर देखते हैं मोहनजोदड़ो के संदर्भ में, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो 1922 में किसने की थी सर? तो राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। किसने? राखल दास बनर्जी। वर्तमान में कहाँ स्थित है मोहनजोदड़ो? ठीक है, मोहनजोदड़ो वर्तमान में आपका पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में सिंध के लरकाना ज़िले में ये स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं सर। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? ऑप्शन ए आपका हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी चनहुदड़ो, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। हमने अभी देखा 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है सर, सिंधु घाटी सभ्यता में के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किस मूर्ति की थी? ऑप्शन ए नटराज। तो देखिए नटराज तो आगे चलकर चोलों के काल में बनी। इसके बाद में नृत्य करती हुई बालिका, ठीक है, आपका सही उत्तर यही होगा, नृत्य करती हुई बालिका। ठीक है, बुद्ध बाद में हुई और नरसिम्हा भी बाद में आए। ठीक है, तो सही उत्तर होगा नृत्य करती हुई बालिका। नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति भी हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, देवी माता की पूजा संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका देवी माता की पूजा जो है संबंधित है। ऑप्शन ए आर्य सभ्यता से, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय सभ्यता से, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, और ऑप्शन डी उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो आपका सही उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। ये लोग क्या करते थे सर? ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी मिट्टी की जिन्हें क्या कहते हैं सर? मरण मूर्तियाँ। ठीक है, क्या कहते हैं सर? मरण मूर्तियों की प्राप्ति हुई है।
ठीक है, जिससे हमें पता लगता है कि यहाँ का समाज कैसा था सर, मात्र सत्तात्मक, यानी यहाँ का समाज कैसा था, इससे अनुमान लगाते हैं क्योंकि अधिक मात्रा में पुरुषों से ज़्यादा हमें जो है महिलाओं की, या हम कह सकते हैं स्त्रियों की मूर्ति मिली है, इसलिए हम यहाँ के समाज को कैसा समाज कहते हैं, मात्र सत्तात्मक, ठीक है, सत्तात्मक, ठीक है, मात्र सत्तात्मक समाज हम यहाँ के समाज को कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के पत्तान नगर, ठीक है, पत्तान नगर कौन सा था, यानी बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी आपका लोथल है, ऑप्शन सी आपका रोपड़ है और ऑप्शन डी आपका मोहनजोदड़ो है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी लोथल। देखिए लोथल की स्थिति कहाँ है, तो ये है आपका गुजरात राज्य के अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद ज़िले में, ठीक है, अहमदाबाद ज़िले में ये स्थित है। अच्छा, गुजरात राज्य के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। इसी के साथ हम इसके बारे में एक चीज़ और देखते हैं सर, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है सर। लोथल अहमदाबाद है सर, ये अहमदाबाद, ठीक है। अच्छा, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये है सर आपका भोगवा नदी के किनारे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसकी खोज कब और किसने की थी, तो इसकी जो खोज की थी, लोथल की जो खोज की थी वो 1962 में किसने की थी सर, SR दास, ठीक है, SR दास ने इसकी खोज की थी, ठीक है। चलिए, ठीक है, और यहाँ से और अन्य चीज़ें भी प्राप्त होती है जिन्हें हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न सर, अगला प्रश्न है आपके समक्ष, कालीबंगा निम्नलिखित में से किस स्थान के लिए प्रसिद्ध है, कालीबंगा निम्नलिखित में से किस स्थान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है आपका चट्टान कटौती की वास्तुकला, ऑप्शन बी बंदरगाह, ऑप्शन सी है आपका कपास की खेती और ऑप्शन डी है आपका मिट्टी के पात्र। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी के पात्र। क्यों, क्योंकि जो कालीबंगा है, ठीक है, कालीबंगा जो है ये कहाँ पर स्थित है, पहली बात तो इसकी स्थिति देखते हैं सर, ठीक है, यानी इसकी स्थिति कहाँ है, ठीक है। तो ये है राजस्थान में, राजस्थान के हनुमानगढ़ राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है, इसकी स्थिति है, ठीक है, किसकी, कालीबंगा की। और यहाँ से हमें बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अगला प्रश्न है सर, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो इतनी विकसित सभ्यता थी, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक करती थी, ठीक है, तो इसकी जो ताकत थी वो क्या होगी सर, जाहिर सी बात है व्यापार ही होगी। हालांकि ये लोग कृषि भी करते थे और उन्नत मात्रा में कृषि करते थे, और कृषि भी अधिशेष प्रकार की करते थे। अधिशेष की प्रकार के मतलब अधिशेष, कैसी कृषि करते थे सर, ये अधिशेष का मतलब है अपनी इतनी कृषि करते थे जिससे ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर ही लेते थे, इसके अतिरिक्त जो शेष बचता था उसे मार्केट में बेच देते थे, यानी वहाँ पर भी कृषि के साथ के लिए भी क्या करते थे, व्यापार करते थे। इसलिए यहाँ की सभ्यता क्या थी, व्यापार आधारित सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत भी उसका व्यापार ही था, ठीक है, व्यापार ही था। हालांकि यहाँ पर कृषि और पशुपालन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी और ऑप्शन डी है आपका सर, ऑप्शन डी है आपका लोहा। तो देखिए लोहे से सबसे पहली बात है, ठीक है, लोहा नहीं पाया जाता, यानी इसका उत्तर क्या होगा, लोहा। क्योंकि लोहे से लोग कब परिचित हुए, लोहे से लोग बाग कब हुए, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, इससे परिचित हुए थे, ठीक है, लोहे से,
अगला प्रश्न, सुरतघोई। सुरतघोई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? सुरतघोई यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? अच्छा, वर्तमान देखिए ये है आपका वर्तमान के अफगानिस्तान में, ठीक है, अफगानिस्तान में। अच्छा, इसकी एक बात और देखते हैं, ठीक है, अफगानिस्तान में है, कहाँ पे है सर? अफगानिस्तान में, ठीक है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के ये जो है स्थल नहीं थे, बल्कि क्या थे? ये उपनिवेश थे। क्या थे सर? उपनिवेश। यहाँ पर क्या करते थे? सिंधुवासी मंडी लगाते थे। मंडी क्यों लगाते थे? क्योंकि यहाँ से क्या खरीदते थे? यहाँ से ये चीज़ों का आयात करते थे। यानी इन्हें कोई चीज़ यदि बाहर से मंगवानी होती थी, आयात और निर्यात का माध्यम था क्या? तो सुरतघोई। क्या है सर? सुरतघोई, सुरतगोई या घोई, ठीक है। और दूसरा यहीं पर एक स्थान और था सर, मुंडीगाक। ये दो स्थान ऐसे थे जहाँ पर सिंधु सभ्यता के लोग मंडी लगाते थे, ठीक है। चलिए सर अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सर आपका वैदिक काल से संबंधित, ठीक है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन पर चर्चा कर ली, इसके बाद चलते हैं आगे। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था? ऑप्शन ए जौ और चावल, ऑप्शन बी दूध और इसके उत्पाद, ऑप्शन सी चावल और दालें, और ऑप्शन डी है सब्जियां और फल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दूध और इसके उत्पाद। क्योंकि ये क्या करते थे? ये पशुपालन भी करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है सर, और पशुपालन ही इनका मुख्य आधार था। क्यों? क्योंकि जो वैदिक सभ्यता थी वो कैसी थी सर? ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जौ, ठीक है, जौ, ठीक है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। अगला प्रश्न है सर, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी लोहा, और ऑप्शन डी तांबा। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, तांबा, ठीक है। तांबे का प्रयोग सबसे पहले, ठीक है, वैदिक लोगों द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है सर आपका वेद, ठीक है, वेद शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, ऑप्शन ए है आपका ज्ञान, ऑप्शन बी आपका बुद्धिमत्ता, ऑप्शन सी आपका है कुशलता, और ऑप्शन डी है आपका शक्ति। तो सही उत्तर है ज्ञान, ठीक है। वेद का सही अर्थ क्या होता है सर? ज्ञान। अगला प्रश्न सर, अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है सर, आर्य पूर्वी के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्यों? ठीक है, क्यों सफल रहे? पहला, उन्होंने बड़े पैमाने पर क्या किया? हाथियों का प्रयोग किया। बी, वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, ठीक है। ऑप्शन सी है आपका वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, और ऑप्शन डी, उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। सर ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा, उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया, ठीक है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से अत्यधिक परिचित नहीं थे, लेकिन यहाँ पर घोड़े से परिचित थे, ठीक है, और इन्होंने इसका प्रयोग किया है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। वैदिक कालीन जो अर्थव्यवस्था थी वो आधारित थी ऑप्शन ए शिक्षा पर, ऑप्शन बी जन्म पर, ऑप्शन सी व्यवसाय पर, ऑप्शन डी आपकी प्रतिभा पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, व्यवसाय पर। देखिए आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। एक ही परिवार के लोग क्या करते थे? अलग अलग व्यवसाय से जुड़े रहते थे। ऋग्वेद में एक मंडल है, कौन सा सर? आपका ऋग्वेद में 9वां मंडल, ठीक है, 9वां मंडल है ऋग्वेद का, ठीक है। 10 मंडल है टोटल ऋग्वेद में, ठीक है, जिसमें से 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वर्षज, ठीक है, मेरे पिता क्या थे सर? वर्षज, ऐसा उल्लेख मिलता है एक उसमें, मेरे पिता वर्षज कहते हैं सर वैद्य को, ठीक है, वैद्य,
ठीक है, यानी डॉक्टर। ठीक है, मेरे पिता वंशज है, मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। यानी तीनों के अलग अलग क्या थे सर, अलग अलग, ठीक है, कार्य थे, यानी क्या करते थे, व्यवसाय थे अलग अलग तीनों के। ठीक है, यानी पिता क्या है, वैद्य है, माता चक्की चलाती है, और जो मैं हूँ वो क्या हूँ, मैं कवि हूँ। अगला ये कहाँ मिला है सर हमें, ऋग्वेद के 9वें मंडल में। अगला प्रश्न क्या है सर, अगला प्रश्न है ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे, इस तथ्य की पुष्टि होती है। कहाँ से पता लगता है कि जो ऋग्वेदिक लोग थे वो क्या है थे, पशुचारी थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है, ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ है। ऑप्शन बी, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। ऑप्शन सी, पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्राय गायें होती थी। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी ऊपर के सभी पॉइंट ऐसे हैं, ठीक है, जो कि उचित हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऋग्वेद में गाय की चर्चा इतनी होती है, ठीक है, कि इस समाज को पशुचारक समाज भी कहा जाने लगा। इसी कारण 176 बार, कितने बार, 176 बार हमें गाय की चर्चा देखने को मिलती है। और गाय को, यानी गाय शब्द का 176 बार वर्णन किया गया है। ठीक है, और गाय को लेकर जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय होती थी वो क्या होता था, वो उतना ही धनवान होता था। यानी गाय उस ऋग्वेदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती थी। ठीक है, गाय सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती थी। ठीक है, इसलिए उस दौर में बहुत सारे शब्दों जैसे गोधूली, ठीक है, गोधूली, दूहिता, ठीक है, कुल बेसिकली एक ऐसा स्थान होता था, ठीक है, जहाँ पर हम क्या करते थे, बहुत सारी गायें बंधी रहती थी। ठीक है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, आर्य को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ठीक है, तो ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स, ऑप्शन बी एच विल्सन, ऑप्शन सी मैक्स मुलर और ऑप्शन डी है जनरल कनिंघम। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ही वो व्यक्ति था जिसने कहा कि जो आर्य लोग हैं ये कहाँ से आए हैं, ये मध्य एशिया से आए हैं। ठीक है, आर्य लोग मध्य एशिया से आए हैं। और मैक्स मुलर ने ही कहा था कि भारतीय जो संस्कृति है उसका उद्भव 1500 बीसी से हुआ है, 1500 बीसी से हुआ है। और इसी की बात को हम सच माने बैठे थे, लेकिन जैसे जैसे 1920 के दशक में नई खोजें होनी शुरू हुई और उसके बाद जो खोजें हुई उससे पता चला कि भारतीय 1500 बीसी कहाँ, 1500 बीसी से भी कहीं अधिक पुराने हैं। भारतीय जो है ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस कालखंड के हैं, यानी जब मानव बनने की प्रक्रिया में था उस समय के लोग हैं भारतीय, जब मानव बनने की प्रक्रिया में था। इसके प्रमाण यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मानव के जो प्रमाण मिले हैं, उसके जो अवशेष मिले हैं, ठीक है, वो कहाँ से मिले हैं सर, हिमाचल प्रदेश से मिले हैं। और उसका अध्ययन किया है हमने कार्बन 14 की पद्धति के आधार पर, जिससे पता लगाया है कि ये इतने वर्ष पुराने हैं। अगला प्रश्न, आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्तियां कहाँ थी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है सप्त सिंधु प्रदेश में। ठीक है, क्या है सर, सप्त सिंधु प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न है सर, निम्नलिखित में से कौन सी सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार या मुखियों के चुनाव में शामिल होती थी? ऑप्शन ए है आपके पास समिति, ऑप्शन बी है सभा, ऑप्शन सी है गण और ऑप्शन डी है विधाता। ठीक है, विधाता। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए समिति। ठीक है, ऑप्शन ए समिति इसका सही उत्तर है। ठीक है, ऋग्वेद में समिति का कितनी बार उल्लेख किया गया है? 9 बार। 9 बार ऋग्वेद में समिति का उल्लेख किया गया है। समिति को विश्व,
ठीक है, और जनसाधारण की आवाज़ में अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा जाता है। जिस प्रकार हमारे यहाँ आजकल लोकसभा है, इस प्रकार की भूमिका कौन निभाती थी उस समय? तो समिति निभाती थी, ठीक है। और उसका हेड कौन होता था सर? उसका हेड होता था आपका राजा, यानी राजा यानी कबीले का मुखिया, क्योंकि उस समय क्या थे? सरदार बनाए जाते थे कबीले के रूप में लोग रहते थे। जन, कबीले को क्या कहा जाता था? जन, ठीक है, कबीले को जन कहा जाता था। अगला प्रश्न है राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? ऑप्शन ए कैनोक उपनिषद, ऑप्शन बी विष्णु पुराण, ऑप्शन सी ऐत्रेय ब्राह्मण और ऑप्शन डी आपका है अथर्ववेद, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है। जो है ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद की सकल शाखा से संबंधित है, यानी ये किसका ब्राह्मण है सर? ये है आपका ऋग्वेद का ब्राह्मण है सर, ऋग्वेद का ब्राह्मण है। ब्राह्मण क्या होते थे? बेसिकली ब्राह्मण ग्रंथ होते थे जिनमें जो वेदों में बताई गई जो प्रक्रियाएं हैं, यज्ञ की जो प्रक्रियाएं हैं, उनका उल्लेख, उनका विवरण किया जाता था। चलिए अगला प्रश्न है वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते हैं? ए बलि, बी विदत, सी वर्मन और डी कर। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए बलि, ठीक है। उसे हम क्या कहते थे सर? उस दौर में बलि कहकर पुकारते थे, ठीक है, बलि कहकर पुकारते थे। और जो इस कर को क्या करता था? संग्रहित करता था, इकट्ठा करता था, उसे क्या कहते थे सर? उसे कहते थे हम भागदूग, ठीक है, भागदूद, कहीं जगह भागदूग भी मिला लिखेगा, ठीक है। उसे क्या कहते थे? भागदूग, ठीक है। और जब ये भागदूग सभी स्थानों से बलि यानी कर टैक्स इकट्ठा कर लेता था, तो वो कहाँ पर भेजता था? तो कोषाध्यक्ष को, ठीक है, किसे? कोषाध्यक्ष को, यानी ये जमा हो जाता था कोषाध्यक्ष के पास, ठीक है, कोषाध्यक्ष के पास। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है वैदिक युग में राजा अपनी जनता से, ये तो हो गया। इससे अगला प्रश्न है सर आपका प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका ऋग्वेद से, ठीक है। कहाँ से? ऋग्वेद से, ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद से लिया गया है। और ऋग्वेद के भी कौन से मंडल से? मैंने बताया ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। जस्ट वेट, ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं सर? ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। और 10 मंडल में से कौन से मंडल में है सर? तीसरे मंडल में, ठीक है, तीसरे मंडल से इसे लिया गया है, ठीक है। और ये किसे समर्पित है? तो ये मंत्र सूर्य देव को समर्पित है, सूर्य देव को समर्पित मंत्र है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है सर आपका भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर डी, मुंडको उपनिषद से, ठीक है, यानी मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है सर? आपका उपनिषद से, ठीक है, कहाँ से लिया गया है सर? आपका उपनिषद से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दे दी थी? ठीक है, ऑप्शन ए घोषा, ऑप्शन बी अपाला, सी मैत्रेय और ऑप्शन डी गार्गी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गार्गी ने, ठीक है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी, ठीक है। और इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? तो इसका प्रमाण मिलता है हमें एक उपनिषद जिसका नाम क्या था? बृहदारण्यक, ठीक है, बृहदारण्यक को उपनिषद, ठीक है, इससे इसकी जानकारी हमें जो है प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, ठीक है, देखिए हमें इससे जानकारी इससे पता चलता है कि इस दौरान महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार था। अगला प्रश्न 35, देखिए अब हम वैदिक काल भी पढ़ चुके हैं, यानी हमने पाषाण काल कंप्लीट कर लिया, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लिए, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लिए। तीसरा टॉपिक था हमारा वैदिक युग, वो भी पढ़ लिया हमने और उसके भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो थे हम देख लिए। अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। और बौद्ध धर्म में जो पहला प्रश्न है आपका वो है कि
गौतम बुद्ध का जन्म स्थान, ठीक है, किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ऑप्शन ए अशोक मौर्य का रुमिंद स्तंभ, ऑप्शन बी मूर्ति, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी बौद्ध मठ। ठीक है, तो देखिए इसका आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, जस्ट वेट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अशोक मौर्य का रुमिंदेई स्तंभ। देखिए जो अशोक का रुमिंदेई स्तंभ है ये क्या है? एक लघु स्तंभ है। क्या है सर? लघु स्तंभ है, लघु स्तंभ। ठीक है, लघु स्तंभ है। और यो कब, देखिए जब अशोक अपने राज्याभिषेक के बाद, राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद कहाँ गए थे सर? लुम्बिनी में गए थे, लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी में गए थे। ठीक है, लुम्बिनी ग्राम में गए थे और वहाँ जाकर इन्होंने पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। ठीक है, और उसी को क्या कहा गया? अशोक का रुमिंदेई अभिलेख है। ठीक है, और वहीं से हमें पता लगता है कि भगवान बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व, ठीक है, हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी ग्राम में। ठीक है, इसी के साथ साथ इसी अभिलेख से हमें पता लगता है कि यहाँ पर इसके बाद अशोक ने क्या किया था? भूमि कर घटाकर 1/8 कर दिया था, 1/8 भाग जो है कर दिया था भूमि कर घटाकर, जो पहले 1/6 था। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए यात्रक, ऑप्शन नंबर बी आपका मौर्य, ऑप्शन नंबर सी शाक्य और ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी शाक्य। ठीक है, शाक्य वंश से ये संबंधित थे। ठीक है, इनके पिता जिनका नाम था शुद्धोधन, ठीक है, इनके पिता शुद्धोधन यहाँ के क्या थे? एक निर्वाचित प्रधान थे। कहाँ के? शाक्य कबीले के। ठीक है, तो ये किससे संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित थे, जो कि लुम्बिनी में स्थित था। अच्छा, अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? प्रथम बौद्ध संगति, ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी राजगृह। ठीक है, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति जो है आयोजित की गई। किसने करवाई थी? तो बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने। ठीक है, अजातशत्रु ने ये प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की थी। और कहाँ पर की थी सर? तो राजगृह में भी कहाँ पर सर? ठीक है, तो राजगृह में कहाँ? राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में, राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में ये इस जो परिषद का या इस संगति का आयोजन किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे सर, अध्यक्ष कौन थे सर? इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ठीक है, देखिए जिस प्रकार हमने देखा था कि आर्य का अर्थ क्या होता है, इसी प्रकार यहाँ पर पूछा गया है बुद्ध का अर्थ क्या होता है। तो बुद्ध का अर्थ भी, आर्य का अर्थ क्या था? ज्ञान। तो बुद्ध का अर्थ भी क्या होता है सर? ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, अगला प्रश्न है सर आपका, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए त्रिपिटक, ऑप्शन बी ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन डी है आपका अरण्यक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका त्रिपिटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए त्रिपिटक। इसमें कौन कौन से थे सर? इसमें 3 पिटक कौन कौन से थे सर? देखिए इसमें 3 पिटक थे आपका सुत्त पिटक, पहला है सर आपका सुत्त पिटक, दूसरा है आपका विनय पिटक, और सबसे अंत में लिखा गया था आपका विनय पिटक, और सबसे अंत में लिखा गया था आपका अभिधम्म पिटक। ठीक है, अभिधम्म पिटक जो कि सबसे बाद में आपका लिखा गया था। ये सभी के सभी किससे संबंधित है सर? आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बुद्ध धर्म ने समाज के 2
वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे वणिक और पुरोहित वर्ग, बी साहूकार और दास वर्ग, सी योद्धा और व्यापारी वर्ग, और ऑप्शन नंबर डी है स्त्री और शूद्र वर्ग। देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्त्री और शूद्र वर्ग। ठीक है, तो इतिहासकारों के अनुसार क्या था कि उस समय के जो उत्तर वैदिक जो युग था, उस समय से जो व्यवस्था होगी थी वो क्या होगी थी, तो वर्ण आधारित हो गई थी, यानी स्त्रियों के साथ शूद्रों के साथ बहुत ही अधिक मात्रा में भेदभाव किया जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसे 62 संप्रदाय उभरते हैं। ठीक है, जिसे श्रमण परंपरा से जोड़ा जाता है, श्रमण धर्म से जोड़ा जाता है, श्रमण परंपरा से जोड़ा जाता है। और इन श्रमण परंपरा में से संबंधित 62 संप्रदायों में से 2 संप्रदाय जो महत्वपूर्ण है वो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो जैन धर्म ने क्या किया, स्त्रियों को संरक्षण देना शुरू किया और शूद्रों को भी संरक्षण देना शुरू किया। अच्छा, ऐसी कौन सी स्त्री थी जिसे सबसे पहले जो है बौद्ध धर्म में संरक्षण दिया गया, तो वो थी भगवान बुद्ध की। ठीक है, कि मोशी प्रजापति गौतमी। ठीक है, गौतमी। अच्छा, जब प्रजापति गौतमी को संरक्षण दिया गया, ठीक है, जब प्रजापति गौतमी को संरक्षण दिया गया, ठीक है, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जो धर्म अब 1000 वर्ष चलना था वो अब केवल और केवल 500 वर्ष तक ही चलेगा। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने अपना प्रथम वचन कहाँ दिया था। ऑप्शन नंबर ए है गया, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी वैशाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सारनाथ। ठीक है, सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, अपना प्रथम प्रवचन दिया था और इसे क्या कहा गया था, इसे ग्रंथों में इस प्रथम वचन को क्या कहा गया था, इसे कहा गया था आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या कहा गया था सर, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। ठीक है, और किस भाषा में ये दिया गया था, तो पाली भाषा में। ये भाषा भी इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, पाली भाषा में प्रथम उपदेश दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है। बौद्ध धर्म जो है निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है। ऑप्शन नंबर ए, दुनिया दुखों से भरी है। ऑप्शन नंबर बी है आपका, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही उत्तर होगा। यानी क्यों, क्योंकि बौद्ध धर्म में आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व को नकारा गया है। बौद्ध धर्म कहता है आत्मा होती ही नहीं। ठीक है, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, लेकिन कहता है कि आत्मा नहीं होती। अब आप कहेंगे कि जब पुनर्जन्म में विश्वास करता है और आत्मा को नकारता है, तो अब ये प्रश्न उठता है कि भाई जब आत्मा नहीं होती तो पुनर्जन्म कैसे होता है। ये भी तो बात इंपॉर्टेंट हुई कि पुनर्जन्म कैसे होता है। तो इसके लिए महात्मा बुद्ध ने प्रत्युत्तर समुत्पाद का सिद्धांत बताया। ठीक है, चलिए। अच्छा, गौतम बुद्ध ने कहा था कि संसार में दुख है। ठीक है, दुख के कारण है उसका निवारण है, और निवारण के 8 रास्ते दिए थे, यानी इनसे निपटने के लिए अष्टांगिक मार्ग भी दिया था। अगला प्रश्न है सर आपका, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई है। ठीक है, यानी किस भाषा में जो प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ है उसकी रचना की गई है। ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी चित्रलेखीय। देखिए, जो गौतम बुद्ध थे, ठीक है, यह हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म जो था, ठीक है, वो खुद को, ठीक है, क्या करता था, ग्राउंड लेवल पर जोड़ना चाह रहा था। यानी उसने क्या किया, लोगों से जुड़ने की कोशिश की, इसलिए उसने अपनी भाषा संस्कृत नहीं रखी, चित्रलेखीय नहीं रखी, बल्कि क्या रखी, इसने अपनी भाषा कैसी रखी सर, आपकी पाली रखी। ठीक है, जस्ट वेट,
और यही इनकी प्रसिद्धि का कारण भी था। ठीक है, इन्होंने अपनी भाषा पाली रखी और सरल भाषा में लोगों से जो है मेल मिलाप किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बड़ा बौद्ध धर्म ग्रंथ है? ऑप्शन ए है आपका दिव्य वंदना, ऑप्शन बी दोहा कोशा, ऑप्शन सी वज्र छेदिका और ऑप्शन डी है वाम सात पाक्षिणी। ठीक है, इसका सही उत्तर है वाम सात पाक्षिणी। इस आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वाम सात पाक्षिणी। ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। अच्छा, इसकी रचना कब की गई थी? तो इसकी रचना की गई थी आपकी 10वीं शताब्दी में। ठीक है, 10वीं शताब्दी में इसे रचित किया गया था। अगला प्रश्न सर, अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के किस घटना से है? ठीक है, बुल यानी सांड, ठीक है, का संबंध किस घटना से है? ठीक है, तो ऑप्शन ए जन्म, ऑप्शन बी महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन सी प्रबोध, ऑप्शन डी पर महापरिनिर्वाण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जन्म। ठीक है, देखिए जो कमल और सांड है, कमल व सांड, ठीक है, सांड ये महात्मा बुद्ध के जन्म के प्रतीक है। ठीक है, और अन्य प्रतीक चिन्ह भी देख लो भी साथ साथ ही। ठीक है, जो घोड़ा है, जस्ट वेट, घोड़ा क्या है सर? घोड़ा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, गृह त्याग का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त सर आपका पीपल का वृक्ष यानी जिसे बोधि वृक्ष भी कहा गया है, ठीक है, वो ज्ञान का प्रतीक है क्योंकि यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, और पद चिन्ह ये आपका निर्वाण का प्रतीक है, यानी निर्वाण यानी ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। ठीक है, निर्वाण का मतलब है कि मुक्ति, ठीक है, का प्रतीक है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त एक और है सर स्तूप का संबंध बुद्ध की मृत्यु से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बुद्ध को प्रबोध यानी ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बुद्ध को प्रबोध यानी ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर है अभी देखा हमने कहा, तो बोध गया में। ठीक है, बोध गया में इन्हें ज्ञान का प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं ए त्रिरत्न, बी त्रिवर्ग, सी त्रिसर्ग और डी त्रिमूर्ति। देखिए त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा जाता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी इसका गलत है, ये भी इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए त्रिरत्न। ठीक है, अगला प्रश्न, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रसार करने वाला धर्म कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म कहता है कि संसार में चारों ओर दुख ही दुख है, दुख का कारण है। ठीक है, कारण क्या है? तो कारण बता इच्छा। बुद्ध ने कहा कि इच्छा ही सब दुखों की जननी है। ठीक है, इच्छा ही सब दुखों की जननी है। क्यों? इच्छा से क्या होता है सर? इच्छा से मोह बढ़ता है, मोह से लालच आता है और वासना आती है। ठीक है, वासना से अहंकार बढ़ता है, अहंकार से, ठीक है, जैसे जैसे अहंकार बढ़ता है, इसी से इच्छा के कारण ही हमारे अंदर डर आदि की उत्पत्ति होती है। ये कौन कहता है सर? ये भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध ने कहा है। अगला प्रश्न है आपका सर, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है आपका स्तूप, ऑप्शन बी धर्मादेश, ऑप्शन सी स्तंभ, ऑप्शन डी एकास्मक। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए स्तूप। आपने सांची का स्तूप यदि देखा होगा, ठीक है, तो उस पर इस प्रकार की अर्धगोलाकार जो है संरचना और गुंबदाकार छत देखने को मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई? ठीक है, बुद्ध की जो मृत्यु है वो किस वर्ष हुई? ठीक है, ऑप्शन ए है आपका 483 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 438 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 453 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी 468 ईसा पूर्व। तो बुद्ध की मृत्यु को याद रखिएगा। ठीक है, फैक्ट है केवल 483 ईसा पूर्व। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी इनकी मृत्यु? तो कुशीनगर में।
ठीक है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और मृत्यु को क्या कहा गया है, तो महापरिनिर्वाण कहकर जो है इनकी मृत्यु को जो है पुकारा गया है। ठीक है, 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ठीक, तो कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में बेसिकली एक लोहार था जिसका नाम था चुंद। ठीक है, चुंद नामक लोहार के वहाँ पर इन्होंने एक फल खाया जिसका नाम था सूकर माधव, और ये अतिसार नामक रोग से क्या हो गए, पीड़ित हो गए, और जिसके कारण इन्हें अत्यंत भयानक वेदना हुई यानी पीड़ा हुई, और उसके पश्चात इन्होंने क्या किया, अपने शरीर को त्याग दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है आपका सारनाथ। ठीक है, तो सारनाथ तो गौतम बुद्ध से संबंधित है, सबको पता है। ठीक है, क्योंकि सारनाथ में क्या किया था, प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, प्रथम उपदेश दिया था, आप जानते हैं। ठीक है, अभी ऊपर चर्चा भी की है हमने। बोध गया, ठीक है, बोध गया जो कहाँ पर है सर, बिहार में स्थित है, तो ये भी भगवान बुद्ध से जो है संबंधित है। ठीक है, कुशीनगर में मृत्यु हुई, और ऑप्शन नंबर डी पावापुरी, ये भगवान बुद्ध से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये भगवान बुद्ध से संबंधित नहीं है। फिर किससे संबंधित है, पावापुरी। ठीक है, तो पावापुरी का जो संबंध है वो किससे है सर, आपका महावीर से। ठीक है, महावीर से, जो जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? ऑप्शन ए बुद्ध के युग में, ऑप्शन बी मौर्य काल में, ऑप्शन सी पश्चिम मौर्य काल में, ऑप्शन डी गुप्त काल में। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध के युग में। ठीक है, बुद्ध के युग में। ठीक है, बुद्ध के युग में क्षत्रिय क्या थे, एक स्पेशल पहचान रखते थे। बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों क्षत्रिय कुल से संबंधित थे, यह भी याद रखिएगा कि दोनों कैसे थे, क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। ठीक है, और बौद्ध कालीन जो ग्रंथ है, एक ग्रंथ है बौद्ध काल का ही है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, वहाँ से इस प्रकार की सूची प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 51 में 50 मार दिया हमने। ठीक है, अगला प्रश्न है 51। ठीक है, चलिए, महावीर कौन थे? ऑप्शन ए 21वें जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर, ऑप्शन बी है आपका 24वें तीर्थंकर, ऑप्शन सी है आपका 23वें, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 22वें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, 24वें तीर्थंकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। महावीर स्वामी कौन थे, यानी 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और 23वें तीर्थंकर कौन थे सर फिर इनसे पहले, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 23वें तीर्थंकर थे आपके पार्श्वनाथ। ठीक है, कौन थे, पार्श्वनाथ, जस्ट वेट, पार्श्वनाथ आपके 23वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न आता है कि भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ठीक है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है जैन धर्म का? ठीक है, तो महावीर को। ठीक है, महावीर को, ठीक है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जबकि जो प्रथम तीर्थंकर थे, ये 24वें तीर्थंकर थे, कितने, 24वें। ठीक है, जबकि जो प्रथम तीर्थंकर थे जिसका नाम था क्या, ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है, इनकी चर्चा हमें जो है कहाँ पर मिलती है सर, इनकी चर्चा हमें मिलती है आपकी ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में हमें इनकी चर्चा मिलती है। अगला प्रश्न है सर आपका, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? ठीक है, तो प्रथम तीर्थंकर अभी बताया है, तो ऋषभदेव। ठीक है, अगला प्रश्न, वर्धमान महावीर ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? ठीक है, वर्धमान जो महावीर थे इन्होंने अपना परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? ऑप्शन ए पावा, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी आपका वैशाली, ऑप्शन नंबर डी है आपका श्रवणबेलगोला। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, श्रवणबेलगोला। ठीक है, इसके अगला है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? ए त्रिपिटक, बी वेद, सी आपका आचार्य आर्यसूत्र, और डी है अंग। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, अंग। ठीक है, देखिए जो अंग है, ठीक है, जैन साहित्य जो है, जैन साहित्य को आगम साहित्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? आगम साहित्य। आगम साहित्य भी कहा जाता है। ठीक है, आगम का मतलब होता है सिद्धांत। ठीक है, यानी इसमें जैन धर्म के सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत क्या है सर? इसके अंतर्गत 12 अंग है, 12 अंग है, 12 उपांग है, 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है, 6 क्या है सर? छेद सूत्र है, 4 मल सूत्र है, 4 क्या है सर? 4 मल सूत्र है। ठीक है, कहा, ठीक है, और बुद्ध साहित्य को क्या कहा जा सकता है सर? और तो ठीक है, बुद्ध साहित्य को क्या कहते हैं सर? हम जैन साहित्य की तो बात कर ली, बुद्ध साहित्य को कहते हैं सर हम त्रिपिटक, यानी ये है त्रिपिटक जिसकी, ठीक है, ये बौद्ध साहित्य से संबंधित है, जिसमें हमने अभी पढ़कर आया है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है, सुत्त पिटक है। ठीक है, ये बातें हमने अभी चर्चा की थी। अगला प्रश्न है सर, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन है जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? अपने जीवन के अंतिम दिनों में, ठीक है, जैन धर्म अपना लिया था, तो उसका उत्तर है सर आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में, ठीक है, भारत में, जस्ट वेट, ठीक है, अभी एक चीज़ और देख लीजिए, यही मैं सोच रहा था कि आगे भी इसके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, लेकिन यहीं पर मुझे लगता है कि चलिए आगे देखेंगे, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न क्या है सर? ठीक है, अगला प्रश्न था आपका, भारत में सबसे पुराना लौह युग, ठीक है, भारत में जो सबसे पुराना, ठीक है, लौह युग जुड़ा हुआ है, ठीक है, किससे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चित्रित और धूसर मर्दभांड से। ऑप्शन नंबर बी है काले और लाल मर्दभांड से। ऑप्शन नंबर आपका सी है गैरू रंग के मर्दभांडों के साथ। और ऑप्शन नंबर डी है आपका उत्तरी काली पुलिस वाले मर्दभांडों से। सो इसका सही उत्तर है आपका चित्रित धूसर मर्दभांड के साथ। ठीक है, लोह युग जुड़ा हुआ है, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। इसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो किसका था सर? लोहे का। ठीक है, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लोग लोहे को जानने लगे थे, लेकिन उससे पहले तांबे को जानते थे। ठीक है, अगला प्रश्न, लोहे से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न क्या है सर? मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? मगध के उत्थान के लिए, यानी मगध जो एक, देखिए इतने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, ठीक है, उस दौरान, और 16 महाजनपद में से भी मगध सबसे शक्तिशाली हुआ। इसकी वजह क्या थी भाई? इसकी वजह क्या थी? यानी किसके नेतृत्व में मगध जो है सबसे शक्तिशाली बना? ठीक है, ऐसा कौन सा शासक हुआ जिसके नेतृत्व में मगध क्या हुआ? सबसे जो है शक्तिशाली बना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आपका ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अजात शत्रु, ऑप्शन सी आपका है सर बिंबिसार, और ऑप्शन नंबर डी है आपका वासुदेव। देखिए जो बिंदुसार है, ठीक है, जो आपका बिंदुसार है ये हुआ आपका मौर्य काल में। ठीक है, तो ये तो उत्तर नहीं होगा, बिंदुसार तो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु, ये बिंबिसार का पुत्र है, और वासुदेव, ठीक है, ये भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सी बिंबिसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार। अगला प्रश्न, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो यही है सर मगध। ठीक है, मगध। अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न है सर आपका, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, यानी किस भाषा का प्रयोग हम लिखने के लिए किया जाता था? सबसे ज़्यादा सर्वाधिक किया जाता था, तो ये था आपका संस्कृत। अगला प्रश्न, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। हेरोडोटस माना जाता है, हेरोडोटस को क्या कहा जाता है सर? ऑप्शन ए है आपका इतिहास का जनक, ऑप्शन बी भूगोल का जनक। हम क्या पढ़ रहे हैं सर? इतिहास, तो इतिहास का जनक माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इतिहास का जनक। अगला प्रश्न है अलेक्जेंडर, ठीक है, यानी सिकंदर और पोरस के बीच जो लड़ाई हुई थी वो किस नदी पर हुई थी?
ये पूछ रहा, ठीक है, या किसी स्थान पर हुई थी, तो ये झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था, ठीक है, जिसमें प्रथमतः जीतता हुआ दिख रहा था कौन, तो पोरस, पोरस की जीत होती दिख रही थी, लेकिन बाद में, ठीक है, बारिश होने के कारण क्या हुआ, बारिश होने के कारण, ठीक है, ये हारते हुए नजर आए। अगला प्रश्न, ठीक है, बहुत ही अच्छा युद्ध हुआ था, खतरनाक वाला। अगला प्रश्न, किस किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी पर युद्ध किया था, तो ठीक है, अभी अभी देकर आए हैं ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी किसकी सेना ने सर, इसका उत्तर है आपका पोरस की सेना ने, ठीक है, पोरस की सेना ने किसके साथ युद्ध किया था सर, इसके साथ आपका सिकंदर के साथ। अगला, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है, ऑप्शन नंबर ए सूक्ति ग्रंथ, बी मूसा ग्रंथ, सी त्रिपिटक और डी जेंद अवेस्ता, ठीक है, क्या है सर उत्तर सही, जेंद अवेस्ता। अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न है सर, निम्नलिखित मगध राजवंशों का कालानुक्रम, ठीक है, सॉरी काल क्रमानुसार लिखिए, ठीक है, यानी कौन सा राजवंश कब आया, ठीक है, तो सबसे पहले जो राजवंश आया सर वो आता है आपका शिशुनाग वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश सबसे पहले आया आता है, जिसमें जो महत्वपूर्ण शासक था वो कौन था सर, काला शोक, काला शोक, ठीक है, काला शोक इसका महत्वपूर्ण शासक हुआ, ठीक है, शिशुनाग वंश का। इसके अलावा नंदवंश, ठीक है, नंदवंश इसके बाद आता है, ठीक है, नंदवंश इसके बाद आता है, लेकिन सबसे पहले कौन सा आया सर, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम कि सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित मगध के राजवंशों का काल क्रम अनुसार स्थापित कीजिए, ठीक है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है ए नंदवंश, ऑप्शन बी शिशु नागवंश, सी है आपका मैथ वंश और डी है आपका हर्यक वंश, ठीक है, क्या है सर आपका हर्यक वंश, ठीक है, तो सबसे पहले जो वंश आया उसका नाम क्या था सर, उसका नाम था आपका हर्यक वंश, ठीक है, सबसे पहले जो वंश आया, ठीक है, उसका नाम क्या था सर आपका हर्यक वंश, ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया था, हर्यक वंश, हर्यक वंश में कितने शासक हुए सर आपके, हर्यक वंश में अनेकों शासक हुए, जिसमें जो महत्वपूर्ण है, हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे सर, बिंबिसार, बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार, ठीक है, इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण शासक हुआ वो हुआ अजातशत्रु, अजातशत्रु, ठीक है, इसके बाद उद्यन, उद्यन, इसके बाद अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, ठीक है, इसके बाद मुंड, ठीक है, और इसका अंतिम शासक था आपका सर नागदशक, नागदशक, ठीक है, क्या था सर, अगला अंतिम शासक था इसका नागदशक, ठीक है, इसके बाद सर आता है आपका सेकंड नंबर पे अगला वंश आता है शिशुनाग वंश, यानी पहला हर्यक वंश होगा, हर्यक, फिर शिशुनाग होगा, शिशुनाग, शिशुनाग, ठीक है, शिशुनाग जिसमें कालाशोक महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसके बाद आता है आपका नंद वंश, ठीक है, इसके बाद में आता है आपका नंद वंश और अंत में आता है आपका, ठीक है, मौर्य वंश, ये मौर्य वंश है सर, ठीक है, मौर्य वंश, ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, यानी सबसे पहले चौथा, फिर उसके बाद में दूसरा, फिर पहला, ठीक है, चौथा दूसरा पहले, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न एसएससी महाराज 2022 में, अगला प्रश्न, महाभाष्य लिखा था, ठीक है, यानी जो महाभाष्य थी वो किसने लिखी थी, ऑप्शन ए गार्गी ने, ऑप्शन बी, ठीक है, मनु ने, ऑप्शन सी आपका बाण ने, ऑप्शन डी है आपका पतंजलि, तो सही उत्तर है इसका पतंजलि ने, किसने लिखी थी, पतंजलि ने, ठीक है, जो महाभाष्य थी वो क्या थी, बेसिकली महाभाष्य, ठीक है, जो व्याकरण की पहली पुस्तक थी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो पाणिनि, पाणिनि, पाणिनि के द्वारा व्याकरण की जो पहली पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम था सर अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, ठीक है, क्योंकि इसमें 8 अध्याय थे, अष्टाध्याय पर लिखी गई क्या थी, टीका थी, यानी पतंजलि ने, ठीक है, अष्टाध्याय पर टीका लिखी, ठीक है, टीका लिखी, टीका मतलब व्याख्या करी, ठीक है, किसकी, अष्टाध्यायी की, किसमें, तो महाभाष्य में, ठीक है, महाभाष्य में, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय का की पहचान कीजिए। यानी कौन कौन ऐसे थे जो चिकित्सा से संबंधित थे प्राचीन भारत में। ठीक है, तो ए चरक, बी सुश्रुत, सी भरत और डी सॉरी ए क्या है, चरक सुश्रुत भरत, बी चरक सुश्रुत पतंजलि, सी चरक सुश्रुत वाग्भट्ट और डी है आपका वात्स्यायन वाग्भट्ट। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चरक। ठीक है, और चरक सुश्रुत और वाग्भट्ट। ठीक है, चरक सुश्रुत और वाग्भट्ट। देखिए जो सुश्रुत था, ठीक है, इसने क्या किया था, इसने शल्य चिकित्सा के बारे में बताया था। चरक ने, ठीक है, जनरल मेडिसिन के बारे में बताया था। और वाग्भट्ट जी की जो किताब है, ठीक है, वो भी चिकित्सा से ही संबंधित है। ठीक है, चिकित्सा से ही संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है सर? अगला प्रश्न है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर सी आपका अशोक, ऑप्शन नंबर डी है आपका बिंदुसार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है सर आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी है श्रवण बेलगोला। तो इसका सही उत्तर है श्रवण बेलगोला। ठीक है, श्रवण बेलगोला। देखिए होता क्या है, होता ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब अपने अंतिम दिनों में था, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, मगध में भयंकर अकाल पड़ा एक। ठीक है, और जो अकाल था वो कितने वर्षों तक चला? 12 वर्षों तक चला। ठीक है, मगध में एक अकाल पड़ा जो कि 12 वर्षों तक चला। ठीक है, 12 वर्षों तक चला। ठीक है, अब इससे निपटने के लिए, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अपने अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपनाया था? तो इन्होंने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। तो इन्होंने क्या किया, जैन संत भद्रबाहु को बुलाया और उनसे पूछा कि भाई, ये उनसे पूछते हैं कि 12 वर्ष के अकाल का कोई समाधान है? यानी ये जो अकाल पड़ रहा है, क्या इसका कोई समाधान है? तो जैन संत कहते हैं कि हाँ, इसका समाधान है। ठीक है, तो बोला क्या है? तो बोला अकाल की देवी प्राणों की आहुति मांग रही है। ठीक है, तो राजा कहता है किसके प्राणों की आहुति मांग रही है? यानी चंद्रगुप्त क्या बोला कि किसके प्राणों की आहुति मांग रही है, बताओ, अभी दे देंगे। ठीक है, दिक्कत क्या है? तो भद्रबाहु बोला कि आपके प्राणों की ही आहुति मांग रही है। बेसिकली ये किंवदंतियाँ है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया ये किंवदंतियाँ। अच्छा, ठीक है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उस दौरान एक अकाल आया था 12 वर्षों का, और इसी अकाल के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है, वहाँ जाकर जैन धर्म की एक प्राण त्यागने की पद्धति हो, जिसे क्या कहें, संलेखना विधि या संलेखना पद्धति। इसके तहत क्या किया इन्होंने, अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें अन्न और जल त्याग देते हैं और धीरे धीरे क्या होते हैं, अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का वह पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक और डी बिंबिसार। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इसके अलावा इसका अलग नाम, इसका एक अतिरिक्त नाम था जिसका नाम था अमित्र घात। ठीक है, अमित्र घात के नाम से भी इसे जाना जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवनाम प्रिय था? ठीक है, तो देवनाम प्रिय देवों से प्रिय कौन था सर? सम्राट अशोक। ठीक है, देवनाम प्रिय देवों से प्रिय कौन था सर? आपका सम्राट अशोक था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंबिसार और डी अजातशत्रु। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए अशोक। अगला प्रश्न, बिंदुसार ने के शासन के दौरान कहाँ पर अशांति कहाँ पर थी? ठीक है, ए उज्जैनी, बी पुष्कलावती, सी तक्षशिला और डी राजगृह। यानी ऐसा कौन सा स्थान था जहाँ पर अशांति थी? ठीक है, तो इसका आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला। ठीक है, क्योंकि उस दौरान क्या थी, बिंदुसार के काल में, ठीक है, तक्षशिला में क्या थी, अशांति थी। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी तक्षशिला। ठीक है, यहाँ पर जो आक्रमण हुआ था यानी यहाँ पर विद्रोह होगा था। ठीक है, विद्रोह होगा था जिसे दबाने के लिए किसने भेजा था, जिसे दबाने के लिए आप बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को, ठीक है, यहाँ पर भेजा था। ठीक है, और यहाँ पर जीतने के बाद अशोक ने प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया था। इसके बाद अगला है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ठीक है, पहला प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। ठीक है, बी केंद्रीकृत एकाधिपत्य, सी प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन, और डी निर्देशित लोकतंत्र। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेख में मिलती है। ऑप्शन ए जीवनवृत्त, ऑप्शन बी आंतरिक नीति, ऑप्शन सी विदेश नीति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, या जितने भी विकल्प ऊपर दिए गए हैं वे सभी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी विकल्प इसके सही हैं। ठीक है, यानी सभी चीज़ की इसकी जानकारी हमें मिलती है। अगला प्रश्न, कलिंग के युद्ध के बाद निम्नलिखित में किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्जा दिया था। ऑप्शन नंबर एक, ठीक है, रोक एडिट सेकंड, ऑप्शन बी रोक एडिट फोर्थ, ऑप्शन डी रोक एडिट सिक्स्थ, और ऑप्शन नंबर डी रोक एडिट 8। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। ठीक है, कब हुआ था कलिंग युद्ध। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आपका 261 BC में। अगला प्रश्न, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है। ए यानी हमें कहाँ से पता लगता है कि अशोक के कलिंग युद्ध के जो युद्ध था उसका प्रभाव। ठीक है, इसका पता लगता है आपका शिलाओं पर उत्कीर्णित 13वें शिलालेख से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस शिला राज्यदेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया था। ऑप्शन नंबर ए मास्की राज्यदेश, ऑप्शन नंबर बी शिला राज्यदेश 13, और ऑप्शन नंबर सी शिला राज्यदेश 11th, और ऑप्शन नंबर डी शिला राज्यदेश 10th। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था तो कौन था। मैगस्थनीज। कहाँ पर है ये, ऑप्शन नंबर सी मैगस्थनीज। ठीक है, मैगस्थनीज की एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या था सर, इंडिका। ठीक है, इंडिका। अगला प्रश्न, इंडिका किसने लिखी। देखिए आ गया अगला प्रश्न। ठीक है, इंडिका किसने लिखी, तो किसने लिखी, मैगस्थनीज ने। अगला प्रश्न, अशोक ने किस बुद्ध साधु से प्रभावित होकर जो है बौद्ध धर्म अपनाया। यानी ऐसा कौन सा बुद्ध साधु था जिससे सम्राट अशोक प्रभावित हुए। ठीक है, और क्या अपना लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी उपगुप्त, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी बृहदत्त। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उपगुप्त से वे प्रभावित हुए थे। ठीक है, पता कहाँ से लगा है, तो कुछ सीनली अनुश्रुतियाँ हैं जैसे दीपवंश है और महावंश है, उनके अकॉर्डिंग हमें पता लगता है कि अशोक को उनके शासनकाल के 4थे वर्ष, ठीक है, निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। ठीक है, कब किया, तो 4थे वर्ष में। और दिव्यदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय, ठीक है, कहाँ से मिलता है, तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से मिलता है। यानी अलग अलग हमें जो है प्रमाण मिलता है। इसमें उपगुप्त ऑप्शन था इसलिए हमने क्या टिक किया, उपगुप्त। अगला प्रश्न है सर, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे। यानी जो चाणक्य थे वे कहाँ से संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि है तक्षशिला से ये जो है संबंधित थे। ठीक है, विद्या का केंद्र था उस टाइम पे सबसे बड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र, ठीक है, कौन सा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी तक्षशिला। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त, और डी समुद्रगुप्त द्वितीय। तो किसके, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को ही इन्होंने क्या किया था, गद्दी पर बैठाने का काम किया था। ठीक है, 322 ईसा पूर्व। ठीक है, और जो ये अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र कैसा है, तो राजनीति पर लिखी एक पुस्तक है।
राजनीति पर लिखी पुस्तक। ठीक है, अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेख पर किस लिपि में, अच्छा अशोक के जो शिलालेख हैं वो किस लिपि में खुदे हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए मगधी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी देवनागरी। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने पहली बार अशोक के जो शिलालेख थे उनका अर्थ स्पष्ट किया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप। 1837 में किया था उन्होंने ऐसा। अगला प्रश्न है किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी जो है आपका कनिष्क। ठीक है, तो इसका सही उत्तर यानी शिलालेखों का जनक कौन था। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अशोक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था। ठीक है, माता पिता की आज्ञा का पालन, दान पुण्य, भ्रातृत्व भाव और संघ के प्रति आस्था। ठीक है, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका कोई वर्णन नहीं था। ठीक है, उसमें क्या क्या वर्णन था, उसमें था पक्षी प्राणियों के, मतलब जो कलिंग के युद्ध के बाद जो धम्म अपनाया था। ठीक है, भेरी घोष की जो नीति अपनाई थी किसने, तो अशोक ने। ठीक है, उसमें कहा था इसने धम्म के सिद्धांत के तहत कि जो पक्षी है और जो प्राणी है उनकी हत्या ना करो, दूसरा प्राणियों को क्षति ना पहुंचाओ। ठीक है, और माता पिता की सेवा करो, भार्त भाव रखो, एक दूसरे से भाईचारा रखो। ठीक है, और दान पुण्य करो। ठीक है, खर्चा जो है कम करो। ठीक है, और संचय भी जो है कम करो, यानी कम खर्चा करो और कम ही संचय करो, इत्यादि बातें इसमें इसने कही थी। ठीक है, अपने धन के जो वो दिया था उपदेश। मौर्य वंश में के शासन के दौरान स्थानिक कौन थे। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्थानिक कौन थे। ठीक है, ये प्रश्न जो है एमटीएस का प्रश्न है। ठीक है, एमटीएस में आया है। ठीक है, लगभग शायद 2018 में आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जिला प्रशासक को कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है सर आपका, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर कब्जा किया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा है सर, सुंग वंश। ठीक है, सुंग वंश। ठीक है, मौर्य वंश के अंतिम शासक। ठीक है, सुंग वंश, ऑप्शन नंबर बी, सुंग वंश। ठीक है, मौर्य काल का जो अंतिम शासक था जिसका नाम क्या था, बृहदत्त। ठीक है, बृहदत्त की हत्या कर दी इसी के सेनापति। ठीक है, इसी का सेनापति था। ठीक है, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। क्या था सर, पुष्यमित्र शुंग ने इसकी मृत्यु करके शुंग वंश की स्थापना करी थी। कहाँ पे, तो मगध में। ठीक है, अगला, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अभी बताया सर हमने कौन था, तो बृहदत्त। ठीक है, अगला प्रश्न, मिलिंद जो पन्नो है वो क्या है। ठीक है, मिलिंद पन्नो, ए बौद्ध स्थल। ठीक है, बी बुद्ध का एक नाम, और सी आपका कला का बौद्ध नाम, और डी बौद्ध पाठ। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध पाठ। ठीक है, मिलिंद पन्नो क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि इंडो ग्रीक शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में एक संवाद हुआ था, और उसके दौरान यो जो है संवाद किया गया था और इसे अंकित किया गया था एक पाठ के रूप में। अगला प्रश्न, चरक किसके राज चिकित्सक थे। ठीक है, चरक किसके राज चिकित्सक थे, तो ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के। ठीक है, किसके थे सर आपके, कनिष्क के राज चिकित्सक थे। ठीक है, चरक जो था इसे चिकित्सा का जनक भी कहा जा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जा कि चिकित्सा का जनक कौन है, तो चरक को क्या कहा जा, चिकित्सा का जनक। ठीक है, चिकित्सा का जनक। ठीक है, और क्या कहा जा सर चरक को। ठीक है, इसने एक पुस्तक लिखी थी, इसकी एक पुस्तक है चरक संहिता। ठीक है, बेसिकली ये पुस्तक किस चीज़ पर आधारित है, तो जनरल मेडिसिन पर। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका, देखिए मुगल तो बाद में आए तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, दूसरी बात, कुषाण फारसी भी नहीं होगा। ठीक है, ये बाद में आए, कुषाण भी नहीं है, तो सही उत्तर होगा आपका
ऑप्शन नंबर सी गांधार कला। ठीक है, क्या होगा सर आपका गांधार कला इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? ग्रीक बौद्ध कला के नाम से ऐसी कौन सी कला है जो ग्रीक और बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए गांधार कला, ऑप्शन नंबर बी आपका मथुरा कला, ऑप्शन नंबर सी शुंग कला, ऑप्शन नंबर डी मधुबनी कला। तो सही उत्तर होगा आपका गांधार कला। अभी देख कर रहे हैं सर गांधार कला। ठीक है, अगला प्रश्न, कुषाण वंश के जो प्रसिद्ध राजा है, ठीक है, उनका नाम बताइए। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। ए कनिष्क, बी पुलकेशिन, सी हर्ष और डी है आपका विक्रमादित्य। ठीक है, तो ये जो है विक्रमादित्य किससे है? गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, और इसके बाद में हर्ष, ठीक है, वर्धन वंश से संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय का संबंध भी इससे नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा मिनांडर, यानी सॉरी क्या नाम है इसका, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है सर आपका, शक संवत किसने शुरू किया? ठीक है, शक संवत किसने शुरू किया और कब शुरू किया? ठीक है, तो ऑप्शन ए कार्डफिसिस ने 58 ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रुद्रदामन ने सर्वप्रथम 78 ईस्वी में किया था। देखिए रुद्रदामन की जो जानकारी मिलती है वो हमें खारवेल अभिलेख से मिलती है। ठीक है, और उसमें इतनी ज़्यादा ब्यौरा नहीं दिया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त है विक्रमादित्य ने। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कनिष्क ने। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? यानी ऐसा कुषाण शासक जिसने बौद्ध धर्म को क्या किया, संरक्षित किया। ठीक है, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका कनिष्क। ठीक है, क्योंकि कनिष्क ने नागसेन के साथ संवाद जो किया था उसमें उसके बाद में प्रभावित हो गया था, इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला प्रश्न, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी? कला की जो गांधार शैली थी वो किसके शासनकाल में पनपी? ठीक है, तो किसके शासनकाल में पनपी? ठीक है, तो सर इसका भी उत्तर होगा आपका कनिष्क। ठीक है, अगला प्रश्न, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? प्राचीन काल में कलिंग का एक महान शासक कौन था? ठीक है, तो ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी बिंदुसार, सी खारवेल और जो है डी मयूर शर्मन। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी खारवेल। ठीक है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ठीक है, तो इसकी जानकारी जो हमें मिलती है, ठीक है, किससे? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख, इसी के नाम पे खारवेल अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख से इसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, जिसके बारे में हमें बताया गया है कि इसने प्रसाद नामक एक महल बनवाया था। हालांकि उसकी जानकारी क्या, उसके प्रमाण भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, और एक नदी का नाम भी मिलता है उस अभिलेख में, प्राचीन नदी प्राची करके उसका नाम था। ठीक है, उस नदी का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता। ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, इसके संबंध में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? ठीक है, मतलब राजा खारवेल जो था वो, इसने पूछा कि कौन सा ऐसा वंश था जो चेदी वंश था जिसके क्या थे, महानतम शासक थे। ऑप्शन नंबर ए चोलमंडलम, ऑप्शन नंबर बी कलिंग, ऑप्शन नंबर सी कन्नौज, ऑप्शन नंबर डी पुरुषपुर। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी कलिंग। अगला प्रश्न, कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया था, किसे दिया था? ऑप्शन ए हिंदू धर्म को, ऑप्शन बी शैव धर्म को, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म को, और ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म को। इसका सही उत्तर होगा आपका कलिंग ने किसके बाद सर, एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं। ठीक है, कलिंग शासक खारवेल ने किसे संरक्षण दिया था? ठीक है, तो किसे दिया था सर? ऑप्शन नंबर ए हिंदू धर्म को, नहीं जी, शैव धर्म को, बौद्ध धर्म को। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म को। ठीक है, जैन धर्म को इन्होंने क्या दिया था? संरक्षण दिया था। अगला, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? ए सातकर्णी, बी गौतम पुत्र सातकर्णी, सी गौतमी पुत्र सातकर्णी, सी शिमुख और डी हाल। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। देखिए जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था, ठीक है, ये इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है। इनकी जो माता थी उसका नाम क्या था? गौतमी, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? गौतमी पुत्र।
ठीक है। तो गौतमी इनकी माता का नाम था, गौतमी बलश्री, ठीक है। इनका भी एक अभिलेख है नासिक प्रशस्ति, और एक है पुलुमावी, ठीक है, नासिक गुहालेख। इसमें इनकी सफलताओं के विषयों में जो है जानकारी मिलती है। नासिक प्रशस्ति के से पता चलता है कि इसके वाहनों ने 3 समुद्रों, यानी 3 समुद्र का मतलब क्या है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का जल पिया था, ठीक है। अगला प्रश्न, यानी यहाँ तक का इसका राज्य विस्तार फैला हुआ था। अगला प्रश्न क्या है सर आपका, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, ठीक है। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है आपका स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी है आपका कुमारगुप्त। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक क्या कहते हैं सर, इसे विक्रमांक भी कहते हैं, विक्रमांक, ठीक है, विक्रमांक भी कहते हैं, विक्रमांक भी कहा जाता है। इनकी जो माता थी, माता का नाम था दत्त देवी। माता कौन थी सर, माता थी इनकी दत्त देवी, ठीक है, दत्त देवी थी, ठीक है। और इसका ही काल, ठीक है, क्या कहा जाता है, गुप्त काल को इसी के कारण क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग, स्वर्ण युग कहकर पुकारा जाता है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय किस राज्य द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है, ए समुद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी विक्रमादित्य और डी राणा गुप्त। जस्ट वेट, हाँ, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है विक्रमादित्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, किस नाम से जाना जाता है, तो विक्रमादित्य। अगला प्रश्न, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं, ठीक है, ए दीनार, बी रुपयक, सी शतमान और डी आपका करसापण। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, रुपयक, ठीक है। रुपयक या और क्या कह देते हैं इसे, रूपक भी कह देते हैं, ठीक है। चांदी के सिक्कों को इसे इस नाम से जाना जाता है इस दौरान, ठीक है। अगला प्रश्न है, हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था, हरिसेन, ठीक है, जस्ट वेट, ठीक है। हरिसेन किसका राजकवि था, तो ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त एक खतरनाक शासक हुआ अपने टाइम के, ठीक है। इसका जो है राजकवि था कौन, हरिसेन। हरिसेन ने ही एक चीज़ लिखी, ठीक है, जिसका क्या लिखा है इसने, हरिसेन के द्वारा, ठीक है, जस्ट वेट, हरिसेन की बात कर रहे हैं हम। तो हरिसेन ने क्या लिखा सर, हरिसेन ने लिखी इलाहाबाद प्रशस्ति, ठीक है। हालांकि क्या कहते हैं उसे, प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये लिखा, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति लिखी किसने, तो हरिसेन ने, ठीक है। प्रयाग, इलाहाबाद तो कहा जाता है, हालांकि जो है प्रयाग प्रशस्ति नाम उसका जो है लिखा गया था। और समुद्रगुप्त को और क्या कहा जाता है, सॉरी समुद्रगुप्त की बात कर रहे हो अब, ठीक है। समुद्रगुप्त को और क्या कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसने कहा, तो ये कहा था आपका विंसेंट स्मिथ ने, विंसेंट स्मिथ ने से भारत का नेपोलियन कहकर भी जो है पुकारा है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इनकी कुछ उपाधियाँ भी है, वो भी साथ साथ देख लेते हैं समुद्रगुप्त की, ठीक है। इसे कविराज और इसके अतिरिक्त अश्वमेघकर्ता भी कहकर जो है पुकारा गया है। अगला प्रश्न, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया, यानी किसने आक्रमण किया था जब जो है भारत का व्यापार समाप्त हो गया था, ए अरबों द्वारा, बी हंगेरियाइयों द्वारा, सी हूणों द्वारा और डी है आपका तुर्कों द्वारा, ठीक है। तो इसका आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हूणों द्वारा, ठीक है। हूणों ने आक्रमण कर दिया था, ठीक है, उसके बाद से समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न है सर, निम्नलिखित में किसने किनके सिक्के
संगीत के प्रति उनका प्रेम जो है प्रदर्शित करते हैं। तो गुप्तों के सिक्के ऐसे थे जिसमें वीणा का जो है चित्र भी दिखाया गया है। ठीक है, कुछ सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, इसलिए वे कौन थे? गुप्त। अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो अभी अभी बताया हमने, समुद्रगुप्त को। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? तो समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस धातु के सिक्के सर्वाधिक जारी किए गए? ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोने के सिक्के। सोने के सिक्के जारी किए गए थे सर्वाधिक। ठीक है, और इसका नाम क्या था सर? इसका नाम था, सोने के इन सिक्कों को क्या कहा जाता था सर? दीनार। दीनार कहा जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट है सर, ये भी याद रखिएगा, इन्हें क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गुप्त जो संवत था, ठीक है, वो किस वर्ष शुरू किया गया? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 319 ईस्वी में। ठीक है, 319 ईस्वी में इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण के समय पे। ठीक है, जिस दिन चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है, उसी दिन हम क्या किया था? 319 ईस्वी में, ठीक है, गुप्त संवत चला गया था। अगला प्रश्न, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसका है सर? तो आपका ऑप्शन नंबर सी है समुद्रगुप्त का। ठीक है, हमने देखा था कि जो प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है, उसमें हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, उसने उसकी जो है उसकी प्रशंसा की है। और ये कैसी शैली में लिखा गया है? तो ये चंपू काव्य शैली में लिखा गया है। चंपू काव्य शैली का मतलब ये गद्य में भी है और पद्य में भी है, यानी गद्य और पद्य के बीच का काव्य क्या कहलाता है? चंपू काव्य। ठीक है, में लिखा गया है। अगला प्रश्न है आपका, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? ठीक है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन ए वाल्मीकि, बी वाल्मीकि ने रामायण के किया था, वेद व्यास ने महाभारत के किया था, और ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, विष्णु शर्मा। तुलसीदास तो बाद में हुए थे, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न, मेघदूत का लेखक कौन है? ठीक है, मेघदूत का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए कबीर, हुमायूं कबीर, ऑप्शन नंबर बी खुशवंत सिंह, ऑप्शन नंबर सी बाण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी आपका कालिदास। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? सुश्रुत है, हमने देखा, चरक भी देखा, ठीक है, और इसके अतिरिक्त धन्वंतरी। ठीक है, सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी। ठीक है, ये क्या है सर? आपके चिकित्सक हैं। ये तीनों क्या है सर? चिकित्सक है। जबकि आपके जो चारवाक हैं, चारवाक एक संप्रदाय हैं। ठीक है, चारवाक क्या थे? संप्रदाय। ठीक है, और ये लोग क्या कहते थे? ये लोग कहते थे, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत भस्मस्य भूतस्य देहस्य। ठीक है, यानी इनका कहने का आशय था कि जब तक जियो सुख से जियो और ऋण लेकर भी घी पियो। ठीक है, ये इनका कहना था। ठीक है, भौतिकवादी दर्शन था ये एक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी है कनिष्क। ठीक है, यानी किसके दरबार में दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अगला प्रश्न, वराहमिहिर थे। ठीक है, वराहमिहिर जो थे ये क्या थे? एक एस्ट्रोनॉट। ठीक है, बी एक स्पेस शटल। ठीक है, सी एक पावर स्टेशन, और डी एक खगोलविद यानी एस्ट्रोनॉमर। तो सही उत्तर है आपका खगोलविद। ठीक है, खगोलविद। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? ठीक है, किस शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो ऊपर ही मिल गया सर, इसका उत्तर है गुप्त काल के दौरान। अगला प्रश्न,
संगम काल के रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है सर आपका ऑप्शन नंबर बी, अरिका मेडू। ठीक है, अरिका मेडू। ठीक है, अरिका मेडू में क्या होता था, यहाँ पर जो है व्यापार होता था। अरिका मेडू एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था इस दौर का। ठीक है, जहाँ देश के विभिन्न भागों से व्यापारिक वस्तुएं एकत्रित की जाती थी और फिर यहाँ से क्या कहता था, यहाँ से रोम जाती थी। ठीक है, अरिका मेडू, अरिका मेडू मतलब, अरिका मेडू का मतलब है पांडिचेरी यार, पांडिचेरी यानी पुदुचेरी। ठीक है, पांडिचेरी। ठीक है, चलिए यहाँ से बहुत सारी चीज़ भी मिली है। ठीक है, जैसे द्वीप के टुकड़े, कांच के कटोरे, रतन, मन के बर्तन आदि बहुत सारी चीज़ यहाँ पर जो है प्राप्त हुई है संगम काल के दौरान की। अगला प्रश्न, गंगा को उत्तर से दक्षिण की ओर ले जाने वाला चोल राजा कौन था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है सर राजेंद्र चोल। ठीक है, राजेंद्र चोल ने गंगा तक का किनारा जो है वो जीत लिया था। ठीक है, इसलिए कहा जाता है ऐसा। अगला प्रश्न, चोल राजा जो है राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी। ठीक है, कौन सी पदवी धारण नहीं की थी। ठीक है, तो त्याग समुद्र की पदवी इसने धारण नहीं की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न, अब आप कहोगे यार किसने की थी, तो विक्रम चोल ने की थी ये त्याग समुद्र की, विक्रम चोल ने। बाकी सारी उपाधि किसने करी थी, तो इसने राजा राजेंद्र ने। ठीक है, अगला प्रश्न, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिव। और इसी दौरान में हमें नटराज की जो है मूर्ति देखने को मिलती है। ठीक है, राजराज प्रथम एक व्यक्ति हुए इसमें। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तंजावुर यानी तंजौर में, ठीक है, तंजावुर का एक मंदिर बनाया जिसका नाम क्या था सर, बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, अगला प्रश्न, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटों के अनुसार भूमि को क्या कहा जाता था। ठीक है, अभिलेखों के अनुसार, चोल अभिलेखों के अनुसार, ऑप्शन ए वेल्लन वगाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मदेय, ऑप्शन सी सालभोग, ऑप्शन डी पतिल चंदनम। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पल्ली चंदनम है ये। ठीक है, गलत हो गया, क्या कहा जाता है सर, पल्ली चचंदनम। ठीक है, ये कहा जाता है, ये उत्तर सही है। अगला प्रश्न, चोल वंश के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे। चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दक्षिण में थे चोल साम्राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका यानी सियल को पहले जीता था। ठीक है, यानी लंका को जीतने वाला पहला ऐसा शासक कौन सा था। ठीक है, तो सही उत्तर है इसका राजराज प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, किस चोल शासक ने श्रीलंका के ऊपर उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का जो है प्रांत बनाया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अभी हमने देखा है। ठीक है, राजराज प्रथम। ठीक है, राजराज। अगला प्रश्न, जस्ट वेट, उत्तर मेरूर शिलालेख के से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। ए पल्लव, बी चोल, सी चालुक्य और डी सातवाहन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चोल। ठीक है, अगला प्रश्न, है किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगई कोंडचोलपुरम का निर्माण किया था। ठीक है, किस शासक ने गंगई कोंडचोलपुरम राजधानी बनाई थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न, चोल राजाओं का शासन था।
ठीक है, चोल राजाओं का शासन था। ऑप्शन ए तमिलनाडु पर, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश पर, ऑप्शन सी केरल पर, ऑप्शन डी बंगाल पर। तो बंगाल में तो होने का ही नहीं, ये तो बात निश्चित हो गई, ठीक है, लेकिन सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि तमिलनाडु पर, ठीक है, तमिलनाडु पर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्राचीन चोल राजाओं साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? प्राचीन जो चोल साम्राज्य था उसकी राजधानी कहाँ पर थी? ए उरैयूर, बी कावेरीपट्टनम, सी तंजावुर और डी मदुरई, ठीक है, और डी मदुरई। तो इसका सही उत्तर होगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उरैयूर। इसके बाद कहाँ होगी थी यार? गंगई कोंड चोलपुरम। अगला प्रश्न, एलोरा में जो कैलाश मंदिर का निर्माण, एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है आपका महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन नंबर सी है आपका कृष्ण प्रथम, ऑप्शन नंबर डी है आपका गोविंद प्रथम। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण प्रथम, ठीक है, कृष्ण प्रथम, ठीक है। इसने महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश, ठीक है, राष्ट्रकूट शासक था नरेश यानी राजा, राष्ट्रकूट राजा जो था कृष्ण प्रथम, इसने किया था। और किस शैली में बना था? ठीक है, ये मंदिर तो ये बना था आपका बेसर शैली में। किस शैली में? तो बेसर शैली में, बेसर शैली में, बेसर शैली में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है, हिंदू और बौद्ध, बौद्ध और जैन, हिंदू और जैन और हिंदू बौद्ध जैन, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा सर? इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हिंदू बौद्ध और जैन, ठीक है, हिंदू बौद्ध और जैन, हिंदू बौद्ध और जैन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी थी? ए आदिपुराण, बी गणित संग्रह, सी साकत्यान और डी कवि राजमार्ग, ठीक है। यानी कौन सी ऐसी पुस्तक थी जो किसने लिखी थी? ठीक है, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष ने लिखी थी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवि राजमार्ग। अगला प्रश्न सर, अगला प्रश्न है महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा, ठीक है, किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? ठीक है, तो ऑप्शन ए पल्लवों के, ऑप्शन बी पांड्यों के, ऑप्शन सी चोलों के, ऑप्शन डी चेरों के। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पल्लवों के, ठीक है, क्योंकि महाबलीपुरम के जो सप्त गोड़ा है इसका जो निर्माण करवाया था वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है। किसने करवाया था सर? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? ठीक है, पहला कैलाश मंदिर इन्होंने बनाया था, ठीक है, चिरस्थायी यानी लंबे समय तक चलने वाला। बी कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रान्ना तथा कैलाश मंदिर, ठीक है। सी जैनवाद का संरक्षण और डी विजय। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, एलोरा में ठोस सेल को काटकर, यानी सेल यानी चक्का, ठीक है, ठोस सेल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में किया गया था? ठीक है, किसके संरक्षण में किया गया था? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी कदम्ब, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? ठीक है, कौन सा ऐसा साम्राज्य है? ठीक है, तो ऑप्शन ए मौर्य पाटलिपुत्र, बिल्कुल सही बात है भाई, मौर्यों की पाटलिपुत्र थी, ठीक है। दूसरा पांड्य मदुरई, ये भी बिल्कुल सही बात है। चोल चेर पांड्य की राजधानी, तीनों की इंपॉर्टेंट है, याद कर लियो, ठीक है। ऑप्शन सी पल्लव वेल्लोर, ये गलत है सर, ये गलत है, क्योंकि पल्लवों की राजधानी क्या थी सर? कांची थी, कांची। अगला प्रश्न, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष चला? ठीक है, तो उत्तर है महेंद्र वर्मन प्रथम, ठीक है, इसका उत्तर है महेंद्र वर्मन प्रथम। अगला प्रश्न, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया? महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया, ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पल्लव
राजवंश के दौरान। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम मंदिर में रथ निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन नंबर बी नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन सी परमेश्वर वर्मन प्रथम, ऑप्शन नंबर डी है नंदी वर्मन प्रथम। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरसिंह वर्मन प्रथम, क्योंकि नरसिंह वर्मन प्रथम के टाइम पे ही ये जो है इसका निर्माण किया गया था। और रथ मंदिरों में, ठीक है, जो रथ मंदिर थे इनमें कौन कौन से थे सर? रथ मंदिरों में कौन थी? द्रौपदी, ठीक है, यानी पांचाली द्रौपदी रथ, ठीक है। और क्या था सर? भीमरथ, ठीक है, और युधिष्ठिर रथ, ठीक है, युधिष्ठिर रथ, ये जो है ज़्यादा प्रसिद्ध थे। अच्छा, मंदिर किस पत्थर से बना था? तो इसमें एकाश्म पत्थर लगा था। एकाश्म पत्थर लगा था। अगला प्रश्न है आपका सर, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? ठीक है, तो ये था वातापी के चालुक्यों का, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, वातापी के चालुक्यों का ये जो है महानतम शासक था, ठीक है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? यानी कौन सा ऐसा शिलालेख है? ए मास्की, ऑप्शन बी हाथीगुम्फा, सी आपका ऐहोल और ऑप्शन नंबर डी नासिक, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऐहोल। किससे संबंधित है सर? आपका पुलकेशिन द्वितीय है। अगला प्रश्न है, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और उन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, इसको किस का संरक्षण प्राप्त था? तो किसका था सर? तो पुलकेशिन द्वितीय का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय इसका जो है प्रसिद्ध शासक था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पुस्तक है कथा सरित सागर, ठीक है, इसके जो रचयिता थे, ठीक है, वो कौन थे? ठीक है, कथा सरित सागर के जो रचयिता थे वो कौन थे? तो उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी सोमदेव। अगला प्रश्न है, हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? ठीक है, तो हर्षचरित्र के लेखक हमने पहले भी देखे थे, ठीक है, कौन था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट, ठीक है, बाणभट्ट। अगला प्रश्न, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक था, ठीक है, कादम्बरी का लेखक कौन था सर? तो यही था आपका, मतलब एक महान रोमानी नाटक जो कादम्बरी था उसका लेखक कौन था? तो बाणभट्ट था, ठीक है, कौन था सर? बाणभट्ट, ठीक है। अगला प्रश्न है, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चर्चा में रहता है, ठीक है। तो जो दिलवाड़ा मंदिर है वो किसने बनवाया था? ऑप्शन ए महेंद्रपाल, ऑप्शन बी आपका महिपाल, ऑप्शन सी आपका राज्यपाल और ऑप्शन डी था तेजपाल। तो तेजपाल भाई साहब ने ये मंदिर जो है बनवाया था। अगला प्रश्न, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? ए होलकर, बी सिंधिया, सी बुंदेल और डी चंदेल। तो सही उत्तर है आपका इसका खजुराहो मंदिर का निर्माण, ठीक है, तो किसने किया था सर? चंदेलों ने, चंदेल। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के खजुराहो समूह में इसके स्मारकों में किस धर्म के जो है मंदिर है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका हिंदू केवल, ऑप्शन बी केवल जैन, ऑप्शन सी हिंदू और जैन दोनों, ऑप्शन डी न हिंदू न जैन। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हिंदू और जैन दोनों, ठीक है। खजुराहो में देखिए 85 मंदिरें हैं, ठीक है, जिनका निर्माण का उल्लेख मिलता है और ये मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे, ठीक है। और इन मंदिरों में किस किस का सर? इन मंदिरों में आपका हिंदू और जैन दोनों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने
प्रमाण की उपाधि ली थी? ठीक है, ऑप्शन ए मिहिर भोज, ऑप्शन बी वस्त्रराज, ऑप्शन सी आपका राम भोज, ऑप्शन नंबर डी नागभट्ट। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मिहिर भोज। अगला, मीर भोज ने क्या किया था? मीर भोज ने प्रमाण की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है, अच्छा मीर भोज किसका पुत्र था? ठीक है, अच्छा एक बार ये भी देख लेते हैं कि मीर भोज किसका पुत्र था। तो मीर भोज किसका पुत्र था? तो ये पुत्र था रामभद्र का, रामभद्र का। ठीक है, और कब हुआ? तो ये हुआ आपका 836 से लेकर 885 के ईस्वी के बीच इसने शासन किया। ठीक है, 50 वर्षों तक लगभग इसने शासन किया। ठीक है, और ये वैष्णव धर्म, ठीक है, वैष्णव धर्म को मानने वाला था, यानी वैष्णव अनुयायी था, वैष्णव अनुयायी था। ठीक है, इसकी जो उपाधि थी, ठीक है, दो उपाधि देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। एक तो प्रभास है सर, ठीक है, प्रभास, और दूसरी क्या है सर इसकी उपाधि? आपकी आदिवराह, आदिवराह की उपाधि ये धारण करता था। ठीक है, ठीक है, यानी ये प्रमाण की जगह थोड़ा सा गलती हो गया, ये प्रमाण की जगह क्या है सर? ये प्रभास है। ठीक है, इसे ठीक कर लीजिएगा आप। ये प्रमाण की जगह क्या है सर? प्रभास। ठीक है, प्रमाण की उपाधि थी इसकी, प्रभास की उपाधि थी। अगला प्रश्न, हवेंग सांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया? ठीक है, हवेन सांग जो है किसके शासनकाल के दौरान भारत आया? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान जो है हवेन सांग भारत आया। ठीक है, कहाँ का यात्री था? तो चीनी यात्री था। कहाँ का यात्री था? चीनी था। ठीक है, कब आया? ठीक है, कब आया? तो ये आया आपका 600, जस्ट वेट, 630 से लेकर आपका 643 ईस्वी के मध्य नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से यह आया था। ठीक है, हवेन सांग। ठीक है, और इसने एक पुस्तक लिखी थी, हवेन सांग ने। ठीक है, हवेन सांग ने एक पुस्तक लिखी थी, क्या था उसका नाम? तो सी यू की। ठीक है, ये इसका बेसिकली यात्रा वृत्तांत था। ठीक है, इसमें क्या बताया इसने? अपनी यात्रा के बारे में बताया था। ये इसका क्या था सर? यात्रा वृत्तांत, शियुकी नामक पुस्तक में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न, उस चीनी यात्री अगला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ पिलीग्राम किसे प्रदान किया गया? प्रिंस ऑफ पिलीग्राम किसे प्रदान किया गया? ठीक है, तो ए फायान को, बी इत्सिंग को, सी हवेन सांग को। सही उत्तर है हवेन सांग को। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को, वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन जो थे, ठीक है, उसे किसने पराजित किया था? ठीक है, तो अभी अभी हम एक शासक के बारे में पढ़कर आए हैं जिसका नाम क्या है सर? आपका पुलकेशिन द्वितीय, इसने इसे पराजित किया था। अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी क्या थी? ठीक है, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी क्या थी? तो सर आपकी कन्नौज थी। ठीक है, आरंभिक राजधानी इसकी कन्नौज थी, थानेश्वर, बाद में कन्नौज बनी थी। ठीक है, पहले क्या थी सर? पहले थानेश्वर थी। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका थानेश्वर। सही उत्तर क्या हो जाएगा सर आपका? थानेश्वर। लेकिन बाद में 606 में, ठीक है, इसने कन्नौज बना लिया। 605 तक क्या थी सर? आपकी थानेश्वर। अगला प्रश्न, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक के द्वारा की गई थी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है प्रभाकर वर्धन, संस्कृत नाटक की, ठीक है, ए प्रभाकर वर्धन, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, और डी है आपका बिंदुसार। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन। ठीक है, नागानंद नामक नाटक इसने लिखा था हर्षवर्धन ने। ठीक है, इसने बेसिकली 3 नाटक लिखे थे। कौन कौन से? हर्षवर्धन के तीनों नाटक महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो सर आपने देख लिया, कौन सा सर? जस्ट वेट, एक तो होगा नागानंद। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका सर रत्नावली भी किसने लिखा था सर?
तो हर्षवर्धन ने। और तीसरा जो था सर आपका, वो लिखा था आप इसने प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका नाटक भी किसने लिखा था? तो हर्षवर्धन ने लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? ए बंगाल, बी बिहार, सी उड़ीसा और डी उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार। ठीक है, अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर था सर वो किसने बनवाया था? ठीक है, ऑप्शन ए है अनंत वर्मन चौड़ गंगादेव, ऑप्शन बी है नरसिंह देव प्रथम, ऑप्शन सी है कपिलेंद्र देव राउतरे और ऑप्शन नंबर डी है पुरुषोत्तम देव। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह देव। ठीक है, नरसिंह देव ने जो है इसका जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, कब करवाया था? तो 13वीं शताब्दी के आसपास का ये मंदिर है। ठीक है, अगला प्रश्न। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, इस मंदिर को काला पैगोडा, काला पैगोडा, पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ। ठीक है, श्रृंगेरी है, बद्रीनाथ है और आपका द्वारका और पुरी में 4 मठ, ठीक है, किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? ठीक है, तो ऑप्शन ए है रामानुज के द्वारा, ऑप्शन बी है आपका अशोक के द्वारा और ऑप्शन सी है शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा और माधव विद्यारण्य के द्वारा। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि माधव जो विद्यारण्य हुए, विद्यारण्य सावर माधव, ये कब हुए? ये हुए आपके 14वीं-15वीं शताब्दी के आसपास हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये था आपका मोहम्मद बिन बख्तियार, यानी बख्तियार खिलजी के नाम से भी जाना जाता। इसने क्या किया था? इसने ही भारत की एक ज्ञान की विरासत को क्या किया था? नष्ट किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, दिद्दा, रानी दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 1980 से 1003 तक शासन किया? ठीक है, अच्छा ये बता दूंगा। ठीक है, ये इसका उत्तर आप दोगे। ठीक है, हाँ, रानी दिद्दा का संबंध किस वंश से था ये मैं बता रहा हूँ। इसका संबंध था आपका लाहौर वंश से। ठीक है, अब आप बता देंगे कि इन 4 में से, कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर दोगे कि इन 4 में से किसका, कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर रानी दिद्दा ने शासन किया था। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करना। ठीक है, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।